अभी एक बिल पास हुआ लोकसभा में, दैट इज ट्रांसजेंडर बिल। अब जब ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने एक टर्म खुद ही पॉपअप कर लेनी है, LGBTQIA+। ठीक है, प्लस का मतलब है अभी और भी कैटेगरीज है। तो LGBTQ एटलीस्ट इतना याद रख लो। तो जब ट्रांसजेंडर बिल की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है ये पहली बार कोई बिल ऐसा पास हुआ है। इससे पहले 2019 में भी एक्ट आया था, जिस एक्ट के तहत बोला गया था कि आप अपने जेंडर की आइडेंटिटी खुद बता सकते हो, मतलब आप सेल्फ डिक्लेयर करोगी कि आपकी आइडेंटिटी क्या है आउट ऑफ वो जो LGBTQIA+ की कैटेगरीज है। ठीक है, अब उसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी गई 2026 में। अब आप नहीं बता सकते कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। अब उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, जिसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी इस कम्युनिटी में से हो रहे हैं। अभी लोकसभा ने जब इसको पास भी करा, ऑपोजिशन ने इसको अपोज करा कि आपने तो वो जो बेसिक फाउंडेशन था इस एक्ट का जो 2019 में आया था, और 2019 के भी पहले 2014 में एक ऑब्जर्वेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसको नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। अभी नालसा को भी डिटेल में देखेंगे, पहले नालसा को ही देखेंगे कि 2014 में क्या क्या गाइडलाइंस आई, 2019 में क्या एक्ट बनाया गया, और उस 19 वाले एक्ट के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स करी गई जो 2026 में रिवील हुई। और जो 2026 में रिवील करी गई, पहले तो ऑपोजिशन ने अपोज करा, बोला कि ये बहुत ही रिग्रेसिव नेचर का है। आप तो इंक्लूसिविटी की बात करते हो कि प्रोग्रेसिव हमारे एक्ट्स आएंगे, उसकी बात करते हो तो इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। ऑपोजिशन ने बोला कि ये स्टैंडिंग कमेटी के पास दो, वो इसको एनालाइज करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियां करी हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बिल। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है लोकसभा में जिन्होंने इसको पास करवाया, वो बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी के पास ही रखा था 1 साल से, तो जो अमेंडमेंट करी गई है माइनर अमेंडमेंट्स है, इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं है एज पर द जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने बोला। इवन जिन्होंने रिप्रेजेंट करा, वीरेंद्र कुमार, इंडियन पॉलिटिशियन ही है वो, और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी। इसके अलावा पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते थे ये कम्युनिटी वाले लोग, अपनी जेंडर को जब इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये वहां पे बता देंगे कि मैं इस जेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, मतलब वट एवर इट इज। तो वो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहां पे उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी भी बोला जाएगा। अब क्या बोला गया है कि डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाओगे, पहले आपकी होगी मेडिकल स्क्रूटनी। मतलब पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक बोर्ड बैठेगा प्रॉपर, वो चेक करेंगे कि जो आप आइडेंटिटी अपनी बता रहे हो क्या वो सही है या गलत है। तब जाके आप फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको प्रोवाइड करेंगे द सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। तो ये मेडिकल वाला जो वर्ड ऐड करा, ये 26 की अमेंडमेंट में आया। जब 19 का पढ़ोगे वहां पे ये वाला नहीं था। अब 2019 से लेके 26 काफी साल निकल गए, बड़े सारे लोगों को ये कार्ड्स भी इशू हो चुके हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू। अब जब प्रोटेस्ट हुआ तो इवन ये भी क्वेश्चन मार्क उठा कि अब आपने बड़ी ही वेग कर दी हैं चीजें, ना तो डेफिनेशन अब क्लियर है, ना तो ये बताया आपने कि जो सर्टिफिकेट पहले वाले लोगों को मिल गया था जिन्होंने जब 2019 में एक्ट आया उसके बाद अपने सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी लिए, तो क्या हम अभी भी वही रहेंगे या हमें अब मेडिकल स्क्रूटनी करवानी पड़ेगी, तब जाके हमें दोबारा से सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर पूछा जाए कि क्या सेम सेक्स मैरिजेस लीगल हैं इंडिया के अंदर, तो 2025 में केस आता है, सुप्रिया वाला आया था जो, तो उसमें बोला गया था कि ये अभी के लिए लीगलाइज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एक बड़ा सा पर्चा लाया उन्होंने कि कैसे कैसे आप सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर सकते हो, पर लॉ मेकिंग नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, तो इसी वजह से बोल दिया कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट भी नहीं, स्पेसिफिक पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लॉ लेके आए और कैसे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करा जा सकता है, उसके ऊपर लॉ लेके आओ, मतलब एक्ट लेके आओ, एक बिल लेके आओ, उसकी ड्राफ्टिंग करो प्रॉपर तरीके से। पहले मेडिकल वाले के, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी तो कौन देगा आपको, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सेकंड स्टेप रहेगा। मतलब एक एडिशनल स्टेप आ गया। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारी तो एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकती है। जब आप अपने जेंडर के बारे में सुने, आपने बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल में भी कैसे कैसे केसेस आते हैं, तो बोला गया कि इसके साथ, इसकी वजह से तो हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है। अब पहले आराम से 2014 से चलेंगे नालसा को लेके, फिर उसके बाद LGBTQIA+ ये कम्युनिटी है क्या, कैसे आप इनको डिफाइन करते हो उसको देखेंगे। ज्यादा बड़ा ब्रॉडर डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, लगभग सेम से है। इंटरसेक्स पे एक एक्सेप्शन आएगी, वेरिएशन आएगी, उसको आपने ध्यान में रख लेना है। देन LGBTQIA+ के बाद आप देखोगे कि कोर्ट की क्या रूलिंग आई थी 2014 में, फिर उसके बाद आएगा कि अभी 2026 में क्या क्या अमेंडमेंट करी गई हैं, फिर 19 वाला तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बोली चीजें वही 19 वाले के एक्ट के अंदर मेंशन करा गया था। और ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आप सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कोई बोलेगा कि हम सपोर्ट करेंगे, और इवन जब इंडिया में सर्वे करा गया तो 64% यूथ ऐसा है जो
सपोर्ट करता है कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए, इन कम्युनिटी को डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए। और 64% यूथ, ये प्रॉपर इंडियन सर्वे जो हुए हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर वाले भी करवाते हैं, आपको पता होगा, वो जाते हैं फिर ऐसे कंडक्ट करवाते हैं सर्वे, तो वहां पे उनका मानना है कि ये होना चाहिए। अब जो तो बोलेगा नहीं होना चाहिए या जो बोलेगा होना चाहिए, आप सभी का ये इंडिविजुअल रहेगा। मैं आपको एक्ट समझा दूंगी ढंग से कि इन एक्ट्स के अंदर क्या बोला है और 2025 में क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जिसके ऊपर बोला गया कि पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लॉज लेके आओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकता है, आपको ऑब्जर्वेशन करके बता सकता है कि कैसे ये हो सकता है, पर लॉ बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो तो डेमोक्रेसी क्या बोलती है, एग्जीक्यूटिव आएगा, लेजिस्लेचर आएगा, जुडिशरी आएगा, एंड लास्ट वन मीडिया। मीडिया को वैसे एजुकेशन से रिप्लेस कर दें वो ज्यादा बेटर रहेगा, हमारा मीडिया नहीं बचा है उस लेवल का अब, तो मैं तो उसको काउंट नहीं करती, 3 लेग्स है अभी के लिए। 4 टांगों पे खड़ी होती है ना आपकी चेयर, अब तो चलो घूमने वाली आ गई है, पहले बोलते थे ऐसे कि 4 टांगों पे चेयर खड़ी होती है, एक टांग उसमें टूट चुकी है मीडिया वाली। एनीवेज, अब इसमें भी एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेटिव है, एक जुडिशरी। जुडिशरी ने अपना फ्रेमवर्क दे दिया 2025 कि सेम सेक्स मैरिज को अगर आपने इंप्लीमेंट करना हो, वो ऑब्जर्वेशन है, जस्ट उन्होंने बता दिया, आपको रास्ता दिखा दिया कि कैसे हो सकती है ये पॉसिबिलिटी, पर लास्ट में क्या लिख दिया, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। वो आ गया लेजिस्लेटिव हेड, मतलब लॉ मेकर्स। एग्जीक्यूटिव वो आप आ जाओगे, जो लॉ बना है उसको अब आपने क्या करना है, सोसाइटी के अंदर इम्पोज करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको पहले तो बिल्कुल न्यूट्रल होके सुनना, मैं तीनों एस्पेक्ट आपको समझा दूंगी, इसके बियॉन्ड शायद ही कोई क्वेश्चन यहाँ से बने। और जो LGBTQIA+ वो अवेयरनेस रिलेटेड है, पेपर में शायद उसका कोई क्वेश्चन ना आए, हाँ ब्रॉड सा एक स्टेटमेंट बन सकता है, तो ध्यान से सुनना। लास्ट में आप अपने में डिबेट कर सकते हो, पर आंसर आपका होना चाहिए विद लॉजिक, अगर मना कर रहे हो तो भी, अगर हाँ कर रहे हो तो भी। जब भी कभी आप वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हो, सबसे पहले रिजर्वेशन ही हाईलाइट करी जाती है वहां पे। चलो जी, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026, इसको लोकसभा में लाया गया, बिल वहां पे पास हो जाता है, पर ऑपोजिशन ने बहुत सारी ऑब्जेक्शन उसको लेके बोली कि आपका जो ये बिल पर्टिकुलर पास हुआ है ये काफी ज्यादा रिग्रेसिव है नेचर में। अब ग्लोबल प्रैक्टिसेस अगर देखें, कनाडा आ गया, कनाडा में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज है, वहां पे लीगल है, काफी सारी बड़ी बड़ी बॉडीज भी वहां पे आज के टाइम पे सेम सेक्स मैरिजेस को लीड कर रही है। अब बोला गया इन कंट्री लाइक इंडिया आप तो रिग्रेसिव नेचर बना रहे हो इस बिल का, ये तो हुआ ऑपोजिशन से शुरू, जो मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में इसको अब पढ़ने वाले हैं। अब आती है मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेके आई, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026 को लाया। अब देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट, मतलब जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है। आगे लिखा है कीवर्ड दैट इज अमेंडमेंट, और आगे लिखा बिल। बिल मतलब अभी ये लॉ नहीं बना है, अभी जब एक्ट लगेगा इसके ऊपर तब जाके ये प्रॉपरली लॉ बन जाएगा। जैसे आपने शांति बिल पढ़ा था, अब उसको क्या बोलते हैं, शांति एक्ट। उसके बाद पहले आपने जी राम जी बिल पढ़ा था, अब उसको क्या बोलते हैं, एक्ट, क्योंकि वो सारी पास हो चुकी हैं। तो जब पास हो जाती हैं तो इस वर्ड की जगह पे एक्ट लग जाता है। अमेंडमेंट लिखा है तो मतलब पहले से एक एक्ट एग्जिस्ट करती होगी, उसी में कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, तो वो 2019 की एक्ट है। वहां पे ये अमेंडमेंट भी कट कर दो, बिल भी कट कर दो, उसकी जगह पे एक्ट आ जाएगा, कॉमा में आ जाएगा 2019, तो चेंजेस करे गए उसके अंदर। अब ध्यान से सुनना, इसमें बोला गया है कुछ मेजर चेंजेस करे जाएंगे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। तो 19 में ऑलरेडी लॉ बन चुका था, अब उसमें जब चेंजेस करने हैं तो आपको फिर से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से बिल पेश होगा, उसके ऊपर डिबेट्स होंगी, दोबारा से उसको पास करना पड़ेगा। अब ट्रांसजेंडर जो एक्टिविस्ट है उन्होंने बोला कि ये जो अमेंडमेंट है इससे तो आपने पूरी की पूरी लीगल फ्रेमवर्क को ही चेंज कर दिया। अब जो डेफिनेशन है उसमें भी चेंजेस है, आइडेंटिटी ऑफ सर्टिफिकेट लेने के लिए रूल्स में चेंजेस है, और जो लैंडमार्क केस आया था 2014 का, दैट इज नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की जजमेंट। अब देखो ये जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और ये 2014 में आई थी। अगर पूरा ना भी याद रहे तो नालसा एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, कैपिटल लेटर में सारे जो लेटर्स आएंगे, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो नालसा आया था 2014 का, इसके अंदर क्या क्या बोला गया था, सबसे पहले तो कि जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स है इंडिया के अंदर उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसे एड्रेस करा जाए, क्योंकि किन्नर हिजड़ा ये वर्ड्स आपने सुनी है, उनको सोशली स्टिग्मेटाइज करा जाता था और ये वर्ड गाली के तौर पे भी यूज करे जाते थे। ठीक बोल देते थे, ऐसे कोई फाइट भी करता था आपस में, वो पर्टिकुलर वर्ड बोला और उसको वो गाली की फॉर्म में यूज कर लिया गया, तो बोला गया ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर रहा है। यहाँ पे अभी जेंडर को तो आप साइडलाइन कीजिए, वो जो आर्टिकल नंबर 14 है, 15 है, 16 है, वो तो यहाँ पे रहे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहा है, हमें तो रोज कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है और हमारी जो आइडेंटिटी है वो एज अ गाली की फॉर्म में यूज करी जाती है। तो पहला तो क्वेश्चन मार्क इसी पे उठा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो ट्रांसजेंडर पीपल के हैं उसे रिकॉग्निशन दी जाए। उसके बाद
थर्ड जेंडर की कैटेगरी में से लाया जाए। इवन जब आप पेपर वगैरह फिलअप करते हो तो उसमें लिखा होता है ना मेल फीमेल या अदर कैटेगरी या थर्ड जेंडर लिखा होता है, तो इन्हीं की बात करी जाती है। वो बाद में एडिशन हुई थी, पहले तो मेल और फीमेल ही आता था, अब अन्य लिखा होता है उसकी जगह पे, तो वो थर्ड जेंडर के बारे में बात करते हैं। आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमारे लिए, और LGBTQ प्लस राइट्स इन इंडिया, तो इन्होंने बड़ी सारी मूवमेंट्स रेज करी। इवन PU में भी आपने देखा होगा एक प्राइड परेड होती है यहाँ पे, जहाँ पे इन सारी कम्युनिटीज के लोग इकट्ठे होते हैं और वो लॉन्च करते हैं कि हम अपनी जेंडर आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई जेंडर। अब देखो ये नालसा 2014 की हम बात कर रहे हैं, अभी ना 19 आया ना 26 आया, उसमें बस ये बोला गया था कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब जैसे ट्रांसजेंडर है, बार बार की वर्ड ट्रांसजेंडर ही क्यों यूज करा जाता है, इसके अलावा लेस्बियन है, गे है, पर ट्रांसजेंडर वर्ड ही क्यों यूज करते हैं? बोला जाता है कि जो इनको जेंडर असाइन हुआ ड्यूरिंग बर्थ, बाद में इनको पता लगा ये हमारे लिए एक्चुअल में जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, तो जो की वर्ड यूज करा जाता है पूरी कम्युनिटी का नहीं करते, ट्रांसजेंडर वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन मेजर्स लिए जाए। अब अफर्मेटिव एक्शन मेजर्स ये बात करता है रिजर्वेशंस की, ये बात करता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट या अपॉर्चुनिटीज हमको दी जानी चाहिए। तो वो जो बोल रहे थे अभी आप लक्ष्य, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, वो दैट इज अफर्मेटिव एक्शन मेजर्स। पर अभी हम नालसा की बात कर रहे हैं, 2014 वाली जो गाइडलाइंस आई थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ इनइक्वालिटी हुई है, इवन हमारा जो SDG नंबर 10 है वो भी किसके बारे में बात करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, और 5वां किसके बात करता है, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब ये जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, यहाँ पे बड़ी सारी पिटीशंस फाइल करी गई थी, और पिटीशन में बड़े सारे एक्टिविस्ट थे, जैसे जो साइड में पिक्चर लगी है ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की है, देन पूज्य माता नसीब कौर जी भी हैं, तो ये जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है वहां से ये एक्टिविस्ट रेज होती हैं। इन्होंने पिटीशन फाइल करनी शुरू करी। पिटीशन में क्या लिखा था, वो जो पीछे आपने सारे पॉइंट्स पढ़े जो नालसा के अंडर इंपॉर्टेंट से प्रोविजंस थे, और इनका मेन जो आर्ग्यूमेंट था वो किसको लेके था, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को लेके, कि ये हर टाइम हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाए। यही वाले जो सारे प्रोविजन आपने पढ़े, सेल्फ आइडेंटिटी का प्रोविजन आना चाहिए, और अफर्मेटिव एक्शंस यानी कि इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। अब आज के टाइम पे आप देखते हो ना कि डॉक्टर बनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उसको हाईलाइट करा जाता है, वो अवेयरनेस रेज करना होता है एक तरह से। इसके बाद एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सोशल कनेक्शन, इन सारी ही फील्ड्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है विद द पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो आपको डील करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर लॉ लेके आना पड़ेगा। यह भी 2014 की बात चल रही है। उसके बाद जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उन्होंने बोला कि हमारे तो फंडामेंटल राइट भी हमें पूरे नहीं मिले हैं, क्योंकि वहां पे तो ह्यूमन की बात करी जाती है, किसी जेंडर की बात नहीं करी जाती। आर्टिकल 14 आ गया, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। 15 आ गया, आपका जेंडर क्या है, रेस क्या है, वो मैटर नहीं करेगा, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। 16वां आ गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेगा, अगेन आपका रेस क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, वो मैटर नहीं करेगा। 21 आ गया, यानी कि राइट टू लाइफ की बात करता है। तो बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के अंदर ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सभी की वायलेशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। पिटिशनर ने एक और चीज बोली कि थर्ड जेंडर कैटेगरी को भी इंक्लूड करना है, जिसमें ट्रांसजेंडर पीपल, हिजड़ाज और जितने भी नॉन बाइनरी जेंडर ग्रुप्स हैं उनको इंक्लूड करा जाए। मतलब ये जो नॉन बाइनरी होते हैं, यहाँ पे ना तो जेंडर मेल होता है ना फीमेल होता है, एक ट्रांजिशन वाली सिचुएशन आ जाती है, तो नॉन बाइनरी वर्ड यूज कर लेते हैं। अब इसके क्योंकि जो मेल और फीमेल आप जेंडर बोलते हो सोसाइटी के अंदर, पर्टिकुलरली सिर्फ 2 जेंडर ही नहीं है। अभी जैसे आप एक कैटेगरी पढ़ोगे क्वियर, क्वियर जो है क्यू से ही क्वेश्चनिंग आता है, उनके क्वेश्चन मार्क ही लगा होता है कि उनको यही पता नहीं चल रहा, वो क्वेश्चन मार्क करे जा रहे हैं खुद से कि हमारा जेंडर क्या है, तो वो क्वियर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी, इनको बेसिक राइट भी नहीं दिए जाते, इवन लीगल रिकॉग्निशन की कमी है, और जो ट्रेडिशनल मेल और फीमेल बाइनरी क्लासिफिकेशन है उसमें ये कहीं फिट भी नहीं होते हैं। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन आपने खुद भी देखा होगा अपनी साइड में, और मिसयूजेस भी काफी ज्यादा हुए हैं, और गवर्नमेंट ने ये भी क्लेम करा कि हमने लीगल फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड कर दिया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, पर उसके बाद बड़ा ज्यादा मिसयूज भी हुआ, इवन इनके साथ भी बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई, तो वो भी देखेंगे। तो ये नालसा का आ गया। नाउ इश्यूज आई थिंक क्लियर है आपको, आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया, देन उसके बाद इनकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, और साथ में क्या बोला कि अफर्मेटिव एक्शन मेजर्स लिए जाएं। ये नालसा की बात हुई जो 2014 में केस आया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या आई, ये तो पिटीशंस डल गई थी पीछे, जो उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। अब आती है कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन। जस्टिस KS राधाकृष्णन एंड AK सिकरी, इन्होंने ऑब्जर्व करा था ये जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2014 का। पहला,
इन्होंने बोला कि जो जेंडर आइडेंटिटी होती है ये पर्सनल आइडेंटिटी का एक कोर होती है, मतलब आपको पता तो होना ही चाहिए कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, अब बोलना शुरू करा, आगे देखते हैं रूलिंग में क्या निकल के आया। ये पर्सनल ऑटोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, जो आपका जेंडर होता है डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी डिग्निटी को रिप्रेजेंट करती है। और सोसाइटी के पास ये हक नहीं है कि आप बताएं कि क्या जेंडर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इंडिविजुअल से। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइनरी केस ले, मतलब मेल और फीमेल को ही उठा लें, तो सोसाइटी डिसाइड करती है ना कि लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियां पियर्सिंग करवाएंगी, बड़े बड़े झुमके पहनेंगी। लड़कों के केस में ऐसा नहीं है। अब एक और एडिशन हो चुकी है, लड़की होगी मेकअप करे बिना करे अगर जाएगी तो वो नहीं लगेगी अच्छी, उसको बोल देंगे तेरे को क्या हुआ है, बीमार तो नहीं है। और मेल जो है वो नॉर्मली ऐसे ही निकल जाएंगे, वो भी ठीक है। मतलब यहाँ पे किसका रोल आ रहा है? सोसाइटी का आ रहा है। सोसाइटी आपको फ्रेमवर्क बना के दे रही है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो मेल लाइक है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो फीमेल लाइक है। अब तो चलो अवेयरनेस आ गई है, लड़कियां भी बॉय कट करवा सकती है। बचपन में तो पता ही नहीं चलता था मेल कौन है फीमेल कौन है। पर यहाँ पे क्या बोल रही है कि वो जो जेंडर एक्सपेक्टेशन है किसी इंडिविजुअल से, वो सोसाइटी नहीं मार्क कर सकती, ठीक है। ये अब ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के हिसाब से भी आपने सोचना है। ये बाइनरी एग्जाम्पल मैंने लिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थर्ड जेंडर को भी बिलोंग करते हैं, मतलब वो जो आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 आपने पढ़ा, वो भी तो ह्यूमन बींग्स ही हैं, उनको भी वो राइट्स बिलोंग करते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, ये उनके 14 आर्टिकल को पूरी तरह से वायलेट कर देता है। मतलब इक्वालिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा जब आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। 15 और 16 मैंने आपको समझा दिया, 21 आपको मैंने बता दिया। जो वर्क प्लेस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इन कम्युनिटीज के साथ हुआ करती थी। इसके बाद अब आते हैं ये LGBTQIA+, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ टर्मिनोलॉजीज का। 1990s में एक एक्रोनिम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, दैट इज LGB, यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल। यही टर्म पहले ज्यादा प्रोमिनेंट थी। मतलब ये आगे पीछे आ सकती है टर्म्स, मतलब आपने थोड़ा सा ऐसे देख के चलना है कि ये वाली टर्म्स पहले आई थी LGB। और इवन जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, हिस्ट्री में भी कुछ मेल्स हुआ करते थे जिनके जो टेस्टिस वाला पार्ट था उसको पहले ही कट कर दिया जाता था, क्योंकि एक केयर टेकर चाहिए होता था जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स तो मेल लाइक हो, और वो फीमेल जो हुआ करती थी उस पर्टिकुलर किंगडम के अंदर उनको प्रोटेक्शन दे सके। जहां पे मेल्स एंटर नहीं कर सकते थे वहां पे उनको भेजा जाता था, वो थर्ड जेंडर कंसीडर करते थे। पर वो तो आर्टिफिशियली हुआ, आपने बचपन में उसके जो टेस्टिस थे वो कट कर दिए थे, वो केस कुछ अलग था, वो आर्टिफिशियल वाली कैटेगरी में था। अब यहाँ पे बोला गया कि जेंडर जो आइडेंटिटी थी वो रेज होनी शुरू होती है। और ये आज की बात नहीं है, जब इन टर्म्स का यूसेज होने लगा 1890s का भी टाइम था जब ये टर्म्स यूज हो रही थी। पर हाँ, ऐसे वाइसा वर्सा करके यूज हो जा रही थी। जैसे आज के टाइम पे आप लेस्बियन जब भी वर्ड सुनते हो तो लेस्बियन में क्या होता है, फीमेल अट्रैक्टेड टुवर्ड फीमेल। अब जो डेफिनेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्रीहेंड कर दी हुई है। पहले तो ये पूरा सिनारियो देख लो। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या हुई, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ LGBTQI+ राइट ग्लोबली। अगर 2019 का इंडेक्स देखें इन वाली कैटेगरीज का, तो बोला गया बड़ी सारी पॉलिसीज डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू लाई जा रही हैं ताकि सेम सेक्स मैरिजेस को प्रमोट करा जा सके। अगर आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद रिवील करना चाहते हो उसको कर सके, तो ये इंडेक्स के हिसाब से बोला ताकि ज्यादा से ज्यादा राइट्स उनको दिए जा सके और सोसाइटी के अंदर इंक्लूजन हो सके। ये ग्लोबल प्रैक्टिस में आया। पर वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी भी रही जहां पे इनको अलाउ नहीं करा, कई जगह पे इसको इलीगल बोल दिया गया। इवन इंडिया के अंदर भी देखोगे सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसमें पूरी तरह से क्रिमिनलाइज माना गया है सेम सेक्स मैरिज को। पर बाद में वो हटा दिया गया सेक्शन कि इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आज के टाइम पे इवॉल्व करता जा रहा है और हम पुराने वाले ख्याल नहीं लेके चल सकते। तभी 2025 में जब सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस आता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करे कि कैसे सेम सेक्स मैरिज एक इवोल्यूशन को भी शो करता है। पर अगेन पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉज बनाएगा। अब ये हिस्ट्री आ जाती है LGBTQI+ राइट्स इन इंडिया को लेके, मतलब इंडिया के अंदर इनके राइट्स कैसे कैसे इवॉल्व हुए। 1992 में पहली बार राइट्स प्रोटेक्ट करे जाए गे इंडिविजुअल्स के, उसके ऊपर बात चलनी शुरू हुई। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वो जो डेफिनेशन है ना इन सारी कम्युनिटीज की, वो क्लियर नहीं है, वो मिक्स्ड है, किसी के लिए भी कोई भी टर्म यूज कर ली जा रही है। देन उसके बाद 1994 में एनजीओ ने चैलेंज करा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ IPC। इसको फिर डिसमिस कर दिया गया था 2001 के अंदर कि इसको क्रिमिनलाइजेशन में आप नहीं इंक्लूड कर सकते। 1999 में इंडिया का फर्स्ट प्राइड परेड मूवमेंट चलता है, वो जो मैंने आपको बताया PU में भी निकलती है, प्राइड परेड निकलती है जिसमें ये सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। और ये एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की पहली ऐसी मूवमेंट थी कि उन्होंने प्राइड परेड निकाली। ये इवोल्यूशन चल रहा है। 2009 में नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली केस आता है, जिसमें बोला गया कि जो गे सेक्स होगा
चाहे से जो एडल्ट्स हैं उन्होंने कंसेंट दे रखी थी, तो जो गे सेक्स होगा वो क्राइम कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है। ये आई थी 2009 के अंदर, पर 2013 में ये स्टक डाउन हो जाता है। जो 2009 में आया था कि गे सेक्स जो होगा अगर एडल्ट्स ने कंसेंट दी भी है तो उसको राइट टू प्राइवेसी को थ्रेटन करना माना जाएगा, मतलब वो इनवैलिड है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पर ये जो 2013 में आती है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर जजमेंट दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट में जजमेंट दिया था, सॉरी मैंने सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली हाई कोर्ट में जो रूलिंग आई थी उसको ओवरटर्न करवा दिया कि आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का कोई हर्ट नहीं है, यहाँ पे अपनी जेंडर आइडेंटिटी हो सकती है। अब उसके बाद 2015 आया, 2015 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आता है। प्राइवेट मेंबर मतलब वो, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं आएगा, एमपी है वो, मिनिस्ट्री नहीं होगी उसके अंडर कोई भी, तो प्राइवेट मेंबर बिल बोल दिया जाता है। एक लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल आता है और इसमें बोला गया कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डीक्रिमिनलाइज करा जाए। तो होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने की बात 2015 में जाके बोली। उसके बाद 2017 में जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आता है, जिसमें क्या बोला गया था, राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल नंबर 21। ये पेपर में आ गया था सवाल, फिर 19 के पेपर में आया था मेरे ख्याल से, आता रहता है, ये कॉमन सा है। तो इन्होंने तो बोल दिया कि जो प्राइवेसी है वो भी किसका पार्ट है, आपके फंडामेंटल राइट का है। अब ये जो 2009 का आया था, यहाँ पे बोला कि जो गे सेक्स होगा इसमें एडल्ट्स की कंसेंट रहेगी, तो वो तो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट कंसीडर किया जा सकता है। 2013 में यही तो फ्रेमवर्क रखा था, पर 13 में अभी ये वाला केस नहीं आया था जहां पे राइट टू प्राइवेसी को कंसीडर करा गया एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वो तो जाके 2017 में हुआ, फिर जब ये आपका केस आता है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। 18 में नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि ये जो सेक्शन 377 है जहां पे क्रिमिनलाइजेशन कर रखी थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब अब इसको पूरा रिमूव करने की ट्राई करी जा रही है। फिर ये 2013, ये मैंने आपको बता दिया, इसके जो एक्ट्स हैं इनके ऊपर काम किया जाने लगा था। 2023 में एक और केस आता है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि लीगल स्टेटस हम सेम सेक्स मैरिज को अभी के लिए नहीं देंगे, पर हाँ इसको बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, वो लॉ लेके आएंगे। तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लेजिस्लेचर की, यानी कि लॉ मेकर्स की। डन। ये थोड़ा सा इवोल्यूशन था, एक जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कैसे कैसे इसकी इवॉल्वमेंट हुई। अब सबसे पहले आते हैं लेस्बियंस। अब जो लेस्बियन थी ये सबसे पुरानी टर्म भी मानी जाती है LGBTQIA+ कम्युनिटी के अंदर। 1890 से इसका यूसेज होना शुरू हो गया था। लेस्बियन पहले देखो इसमें क्या बोला जाता था कि जो फीमेल होगी वो अट्रैक्टेड रहेगी टुवर्ड फीमेल। अब ये टर्म चेंज कर दी गई है, फीमेल अट्रैक्टेड टू फीमेल ये नहीं आप बोलोगे, यहाँ पे आएगा वीमेन और नॉन मैन अट्रैक्टेड टू वीमेन और नॉन मैन। नॉन मैन क्यों बोला, क्योंकि आपने पीछे देखा भी कहीं अभी क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि हमारा जेंडर क्या है, वो आइडेंटिटी अभी उनको क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई। अकेला ये नहीं बोला जा सकता कि फीमेल अट्रैक्टेड टू वर्ड फीमेल, पर यहाँ पे क्या होगा, विमेन और नॉन मैन अट्रैक्टेड टू विमेन और नॉन मैन, तो उन्हीं की तरफ अट्रैक्शन रहेगी। उसके अलावा इन एक चीज और याद रखना, यहाँ पे कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इसका, यहाँ पे सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी का इशू है। आप यूं बोले कि बायोलॉजिकली अगर कोई बॉडी के अंदर चेंजेस है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हार्मोन, साइकोलॉजी, वो सारे पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, पर हाँ क्रोमोसोम्स के साथ अब आप अगर बातचीत करें तो वो नॉर्मल रहेगा, जैसा उनका जेंडर है वो उसी हिसाब से होगा। पर क्वेश्चन किसकी तरफ आता है, जेंडर आइडेंटिटी की तरफ। इन्होंने खुद क्लेम करा कि हम जो ट्रेडिशन सोसाइटी ने बनाया है उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, हम अपने सेम जेंडर की तरफ, या फिर जो नॉन मैन वर्ड यूज यहाँ पे करा है कि वो शायद दिखता मैन की तरह है, पर वो ये अज्यूम करता है मेरी जेंडर आइडेंटिटी ये वाली नहीं है जो मेल के अंदर होती है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। लग गया पता थोड़ा सा। लेस्बियन तो फीमेल फीमेल आप याद रख सकते हो, पर वहां पे ये नॉन मैन वाली टर्म भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म आती है गे। अब ये को ट्रेडिशनली अगर देखें तो मैन अट्रैक्टेड टुवर्ड मैन, ये वाली टर्म्स यूज करी जाती थी। अगेन यहाँ पे भी याद रखना ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, अट्रैक्शन के बेसिस पे, पर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कैटेगरी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप यूं सोचें कि क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस होंगे, वो नहीं है। क्रोमोसोम्स में जब चेंजेस होते हैं तो उसके लिए सुपर मेल सुपर फीमेल टर्म्स यूज आप करते हो। जैसे सुपर फीमेल के अंदर 3 एक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं, ट्रेडिशनली जैसे XX होता है ना सिर्फ, वैसे सुपर मेल्स होते हैं उनके अंदर Y22 आ जाते हैं, ये वाले कुछ वेरिएशन आते हैं, मतलब एक्सट्रीम मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं। तो ये सुपर मेल एंड सुपर फीमेल जो आप साइंस के अंदर पढ़ते हो। इंटरसेक्स में आएगा थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे XXY, इसको इंटरसेक्स में इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब थोड़े बहुत क्रोमोसोम में वेरिएशन थे, इस वजह से शायद ये वाली कम्युनिटी के अंदर वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। अब ये जो टर्म थी ये भी काफी पुरानी है, इवन लेस्बियन से भी पहले गे टर्म यूज करी जाती थी, और इसको एज अ
इंसल्टिंग वर्ड की तरह यूज करा जाता था। इवन आज भी आप बड़ी सारी वेब सीरीज या मूवीज देखते हो, वहां पे क्या बोल देते हैं, कोई मेल होता है, यू आर लाइक अ गे, है ना, तो उसको गाली की तरह यूज करा जाता है। किसी को इंसल्ट करना हो तब जाके ये टर्म्स यूज करी जाती है। इतना लेस्बियन वर्ड नहीं यूज होगा जितना गे को यूज कर लिया जाता है, बस बस आराम से। उसके बाद 1970s में ये अम्ब्रेला टर्म भी बनी थी। मतलब अगर आपको नहीं भी है पता कि क्या डिस्टिंक्शन है इन सारी कम्युनिटीज के बीच में, बस गे को एक टर्म यूज कर लिया जाता था। मतलब फीमेल के केस में भी गे ही वर्ड यूज कर दिया। पर बाद में क्या किया गया, जो एक लड़की थी, उसका नाम याद आ, हाँ, कर्ट बैनी ने ये सारी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर काम किया था। तो इन्होंने बोला कि डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज में जो अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से ये टर्म्स लाइमलाइट में आने लगी विद प्रॉपर डेफिनेशन। अब अगला आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, जिसमें आप क्या देखते हो, मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही में मिल जाएंगे आपको, तो उस तरह से आप कुछ पढ़ते हो। उसके बाद ये जो बाइसेक्सुअल टर्म थी, ये भी कर्ट बैनी ने कॉइन करी थी। जितने भी टर्म्स पढ़ रहे हो यही इनके ऊपर काम कर रहे थे। अब यहाँ पे भी क्या बोला, अट्रैक्शन हो सकती है टू मोर देन वन जेंडर। अब यहाँ पे सारे जेंडर आगे लगभग। पीछे आपने क्या देखा, लेस्बियन के केस में वीमेन थी अट्रैक्टेड टुवर्ड, विमेन होगा या नॉन मैन होगा अट्रैक्टेड टुवर्ड सेम विमेन या फिर नॉन मैन। उसके बाद हमने गे टर्म देखा, जहां पे क्या लिखा था, मैन अट्रैक्टेड टुवर्ड मैन, ये टर्म क्लियर हुई। इसके बाद बाइसेक्सुअल में क्या बोला, अट्रैक्शन टू मोर देन वन जेंडर। मोर देन वन जेंडर क्यों बोला, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म चल रहा है दैट इज बाइनरी, मेल होगा फीमेल होगा। पर कम्युनिटी के अंदर आपने देखा है LGBTQI+, अभी इससे आगे भी बहुत लंबी चेन है। तो ये जो प्लस वाली कैटेगरी आपने देखी, इसमें क्या बोल दिया, मोर देन वन जेंडर। जेंडर यहाँ पे आइडेंटिटी के बेसिस पे है, अट्रैक्शन के बेसिस पे है। ये बायोलॉजिकल डिस्टिंग्विशन जो डिस्टिंक्शन है उसको क्रिएट नहीं करता। अभी क्वियर नहीं आपने पढ़ा ना, आपको क्लियर हो जाएगा, तभी बोल रही हूँ मैं, आराम से सुनो पहले। ये टर्म्स बिल्कुल सेम सी लगेंगी आपको, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सबके बीच में। अब अगली कैटेगरी आती है, दैट इज ट्रांसजेंडर। यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी नॉट इक्वल टू सेक्स असाइंड एट बर्थ। मतलब बर्थ के टाइम पे उसको मेल या फीमेल बोल दिया गया, पर बाद में उसे पता लगा ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। जब उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी आनी शुरू हुई, तो उसको लगा कि ये मेरा जेंडर नहीं है, मुझे बर्थ के टाइम पे गलत जेंडर दे दिया गया। आप सुनते होंगे कि सर्जरी के लिए वो पर्सन जा रहा है, कि पहले उसको वो मेल था, पर अब वो उसको जो जेंडर आइडेंटिटी निकल के आई है वो फीमेल की फॉर्म में निकली। बड़े सारे सर्जरी भी यहाँ पे करवाते हैं, उसका भी एक लीगल प्रोसीजर रहता है। इवन यहाँ पे भी किसी ने करवाई थी, तो वो न्यूज़पेपर पे आर्टिकल आया था प्रॉपर कि इनकी जो सर्जरी वाला प्रोसेस है उसको अलाउ कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो उसका पूरा लीगल प्रोसीजर है, ऐसे नहीं तो कोई भी अपना जेंडर चेंज करवाना शुरू कर देगा। तो ये जो ट्रांसजेंडर है, ये बोलते हैं कि हमारा जिस टाइम पे बर्थ हुआ था उस टाइम पे जो आइडेंटिटी दी गई थी वो अभी के टाइम पे नहीं है, हमें वो फील नहीं होती। मतलब शायद जो फिजिकल कैरेक्टर्स है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह है, वो तो मेल वाला ही मिला है फॉर एग्जाम्पल, पर जो बाकी के फीचर्स आ रहे हैं वो किसकी तरह आ रहे हैं, फीमेल की तरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जेंडर वगैरह है उसको चेंज भी करवा लिया जाता है, और ये सर्जरीज लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही होती है। सबके केस में अलाउड भी नहीं होती, पैसा भी ठीक ठाक लगता है, बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होना चाहिए उस हिसाब से। तो ट्रांसजेंडर की डिफिनेशन डिफरेंट है, और ये वाला वर्ड ही यूज करा जाता है ज्यादातर एक्ट्स के अंडर। इसको 2000 के बाद जाके एक्सेप्ट करना शुरू करा गया था, और 1990s के बाद इसको, पहले LGB पढ़ा आपने, फिर T वर्ड यूज करा गया यहाँ पे। तो कंटिन्यूड मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्क्रिमिनेशन आज भी ये सारी कम्युनिटीज फेस कर रही हैं। इसके बाद आता है क्वियर। क्वियर जो है, इसको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए ऐड कर दिया गया था, कम्युनिटी को इंक्लूसिव बनाने के लिए। क्यू से ही क्वेश्चनिंग आता है, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि हमारी एक्चुअल में जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वो सुना होगा आपने, रूह का एक रोल आ जाता है कि रूह के साथ प्यार है, ना कि ऐसे। देखिए कभी वेब सीरीज वगैरह जो इनके कम्युनिटी के साथ डील करती है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अभी क्वेश्चन मार्क है, समझ नहीं आ पा रही है कि एक्चुअल में जेंडर क्या है, तो ये क्वेश्चनिंग के साथ डील करते हैं, जो क्वियर वाली कम्युनिटी आती है। मतलब पर्सनल डिस्कवरी हो गया, सेल्फ डेफिनेशन हो गया, उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस्ड होते हैं रादर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल। तो मतलब खुद को जानना, वो जेंडर के पर्सपेक्टिव से उसकी तरफ रहते हैं। और क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल इस कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं वो सारे इस कम्युनिटी का पार्ट आते हैं। एक काम करना आप, वो जो PU में परेड निकलती है ना, उनके इंटरव्यू सुन लेना, वहां पे हर एक कैटेगरी आपको दिखेगी। क्वियर वाला काफी यूनिक भी आपको दिखेगा, वो बताएगा, मतलब उसने एक तरफ ईयरिंग पहना होगा, एक तरफ नहीं पहना होगा, एक तरफ फीमेल लाइक थोड़ा सा अटायर में चेंजेस करे होंगे, एक तरफ नहीं करे होंगे। तो मतलब वो क्वेश्चन मार्क शो करते हैं कि अभी नहीं है क्लैरिफिकेशन कि एक्चुअल में जेंडर आइडेंटिटी क्या है, वो तो पता नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा लगता है, बट स्टिल आएगी कब वो नहीं पता अपने को, क्वेश्चनिंग होती है यहाँ पे। हाँ ठीक है, फिर आता है प्लस। प्लस वाली कैटेगरी में क्या बोला कि अब ये ओपन एंडेड है, मतलब ये कम्युनिटीज नहीं आती और भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये तो ओपन एंडेड चला गया। तो इसी में 2 और ऐड करी गई बाद में, दैट इज इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में याद रखना वेरिएशंस होती हैं,
कई बार क्रोमोसोम्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे। एक्चुअल में XXY नहीं होता, या तो XY होना चाहिए था या तो XX होना चाहिए था। अब देखो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है, आगे Y है, तो शायद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मेल वाले ही हैं, पर फीचर कैसे आ रहे हैं, फीमेल लाइक। तो यहाँ पे क्रोमोसोम में वेरिएशन होती है। एक XO वाला आप पढ़ रहे हो, O रिप्रेजेंट करता है, एक एब्सेंट है यहाँ पे। तो जो ट्रेडिशनली आपको फीचर दिखेंगे वो फीमेल लाइक दिखेंगे, पर हाँ, जैसे जो फीमेल का एक मेन एस्पेक्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और जो भी बॉडीली फीचर्स आते हैं वो शायद इसमें एब्सेंट होंगे, तो ये वाला आ जाता है XO की कैटेगरी। इसके अलावा हार्मोन्स वगैरह यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे, तो ये सारे इंपैक्ट डालते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनिटल, जो ट्रेडिशनल आप बाइनरी सिस्टम पढ़ते हो उसके कंपैरिजन में डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं। तो ये जो इंटरसेक्स वाला है ये बाद में 2010 के आसपास ऐड करा गया था सेम कम्युनिटी में। तो पहले बोला जाता था LGBTQ+, अब क्या बन गया ये QI+, मतलब प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेन लॉन्ग है, अभी एंड नहीं हुआ इसका। इसके बाद आता है लास्ट, दैट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या रिप्रेजेंट करता है, एरोमेंटिक होते हैं पूरा, इनको है ही नहीं, अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो ए रोमांटिक होते हैं, इमोशनल अट्रैक्शन कुछ नहीं होती इनको। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एस अम्ब्रेला, मतलब ए रोमांटिक है, समथिंग विच इज एब्सेंट, दैट इज रोमांस, वो एब्सेंट है यहाँ पे, तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। ये जो टर्म थी ये भी 2010 में ऐड करी गई थी। अब वो जो आई तक चेन आई थी उसमें एक और वर्ड ऐड हो गया, दैट इज A+। और पीछे अगर आपने ध्यान दिया ये लंबी चेन जाती है, इसमें और भी बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो तभी प्लस लगा दिया है कि ये वाली कैटेगरीज भी आती है। ये बता रहे हैं कि लॉन्ग है चेन, अभी एंड नहीं है इसका, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जेंडर आइडेंटिटी और अट्रैक्शन को लेके, तो एंड नहीं है, ये चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और लंबी है ये चेन आगे को, ठीक है। पर आपको LGBTQIA+ तक पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये वाली टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा यूसेज में है। लग गया ये पता। अब नालसा का ही 2014 का जो एस्पेक्ट था उसमें क्या बोला गया कि ट्रांसजेंडर पर्सन को एज अ थर्ड जेंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करा जाए। देन राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी फंडामेंटल राइट बनाया जाए, मतलब वो जो शुरू में पिटिशंस डली वही सारी चीजें यहाँ पे अब अलाउ करी जा रही है। और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ट्रांसजेंडर के साथ, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, उस प्रैक्टिस को पूरी तरह से रोका जाए। और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटी डाली जाए अफॉर्मेटिव एक्शन मेजर्स की, रिजर्वेशंस वगैरह दी जाए जिन जिन फील्ड के अंदर जिन जिन फील्ड्स के अंदर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 जॉब्स आ गई ना वहां पे, तो उसके अंदर। देन 21 पढ़ा, तो 21 में तो आप वेलफेयर की ही बात करते हो, तो वेलफेयर रिलेटेड रिजर्वेशन बनाई जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सर्विसेज, इन सारे एरियाज में रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी। और ये एक्शन क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव एक्शन। अब ये देखो गलती किसकी है, मेन स्ट्रीम की, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो वायलेशन थी इनके आर्टिकल नंबर 14, 15 एंड 16 की भी करी। सोचो एक जेंडर होता है उसको एज अ गाली की फॉर्म में यूज करा जाता है, वो इंसल्टिंग होता है, तो वहां पे फिर अफर्मेटिव एक्शन ही बोला जाता है रिजर्वेशन के केस में। उसके बाद गवर्नमेंट को बोला गया कि आप वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आओ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके आओ, ताकि इन जेंडर्स, इन इंडिविजुअल्स की जो यूनिक नीड्स हैं उनको एड्रेस करा जा सके। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इक्वल बेसिस पे आनी चाहिए, जैसे आप बाइनरी के लिए लेके आते हो। अब बाइनरी वर्ड जब भी बोला जा रहा है यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है। नॉन बाइनरी जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि जेंडर कौन सा बोला जाएगा। देन गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करा जाए कि मेजर्स ले कि ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इसे एलिमिनेट करें पब्लिक प्लेसेस में से। और पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर दैट चेंजेस इन 2026, नालसा के बाद में सीधा 2026 की अमेंडमेंट आपको बता रही हूँ, फिर 19 का आपको सिर्फ माइनस करना है, जो 26 के अंदर एडिशन करी गई है वो माइनस कर देनी है 19 वाले केस में। 26 में बोला एबोलिशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, और मतलब एक सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 2 है जहां पे डेफिनेशन दे रखी थी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की। आपको लगा कि मेरा जेंडर L की कैटेगरी में आता है, आपको लगा मेरा जेंडर B की कैटेगरी में आता है, किसी भी कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला कैटेगरी है इसको अबोलिशन कर दिया जाए। ये केस नहीं है, ये एक्ट है अब। चेंजेस इन 2026, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अमेंडमेंट बिल 2026। ये होता है, तुम सोच रहे हो एक ही साइड पे अभी भी की, ये थोड़ा सा लंबा चल जाता पीछे वाला टॉपिक, पर ऐसा नहीं होएगा। ये 26 लिखा है, मैंने पहले ही बता दी थी आपको। पहले हम नालसा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई 26 के बिल के अंदर उसको पढ़ेंगे, फिर 19 के अंदर जो भी चीजें पहले बोली गई थी वो माइनस करते चलना है आपने। ये 26 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 26 सेक्शन 4 क्लॉज 2 किसका है, ये 2019 के एक्ट का है, जहां पे पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन दे रखी थी, तो उसका एबोलिशन बोला कि उसको कट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है पिछला कोई एक्ट होएगा। तो 2019 का जो एक्ट था ट्रांसजेंडर को लेके, उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट को लेके 2019 का, उसके अंदर एक सेक्शन था दैट इज सेक्शन 4 क्लॉज 2। ये एक्ट ऑफ 2019 की बात करी, जो लॉ था जिसमें बोला जाता था कि आप सेल्फ आइडेंटिफाई करें
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएं, आइडेंटिटी ऑफ सर्टिफिकेट वहां से ले लें। तो इसको बोला गया ये कट करना पड़ेगा, एबोलिशन करना पड़ेगा। लग गया पता? डन। फिर रीजन क्या बताया कि एग्जिस्टिंग लॉ के साथ ये इनकम्पैटिबल सा बैठ रहा है। और तभी तो शुरू में लिखा कि जो एक्टिविस्ट हैं ये बोल रहे हैं कि आपने तो पूरी डेफिनेशन ही बदल दी, पहले जो रिदम चल रहा था आपने उस डेफिनेशन में ही चेंजेस कर दिए गए। पर गवर्नमेंट का मानना है कि इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर कोई सेल्फ आइडेंटिफाई जो आइडेंटिफिकेशन है उसको कुछ भी कर लेता है आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, जबकि उसके इंटरनल अगर बायोलॉजिकल ट्रेट्स को आप देखो तो वैसे नहीं है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि ये वाला जो प्रोविजन है ये यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा। दैट इज एबोलिशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। अब जो डेफिनेशन है उसको और ज्यादा नैरो कर दिया है। ये बोल रहा है कि जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, जोगता, ये अभी भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। पर जो बाकी की कम्युनिटीज हैं, जो आपने बाकी कैटेगरीज देखी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में से, उनको बायोलॉजिकल वेरिएशन की प्रोसेस से जाना पड़ेगा। पहले था पर अब चेंज कर लिया तो वो बाइनरी में आ चुका है। या तो अब मेल लिखेगा या फीमेल लिखेगा, वो कैसे इंक्लूड होगा इसके अंदर? हाँ तो नहीं मिलेगा ना, उसने जेंडर आइडेंटिफाई करा कि मैं बाइनरी से बिलोंग करता हूँ, तो रिजर्वेशन क्यों मिलेगी फिर? वो तो साइड ही हो गया ना फिर। यही तो मेन वर्ड है इस एक्ट का। नहीं, ट्रांसजेंडर वो हैं जो मानते हैं कि बर्थ के टाइम पे जो हमें जेंडर दिया गया था, बड़े हो गए हमें पता लग रहा है कि ये वो जेंडर नहीं है जो हम फील करते हैं अंदर से, वो डिफरेंट है। डेफिनेशन तभी बोला, ध्यान से सुनो। अब सारी कम्युनिटी का वर्ड बार बार यूज नहीं किया जा सकता, तो एक की वर्ड उठा लिया वहां से कि हम ट्रांसजेंडर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी के साथ लिंक कर रहे हैं बाकी। पहले प्लीज एक्ट के बारे में सुन लो ना, नहीं तो तुम क्वेश्चन पूछोगे वो आगे लिखे हैं, वो रिदम ही बिगड़ने वाली बात है। लास्ट में पूछ लेना दोबारा से अगर लगेगा कि नहीं हुआ क्लियर। डेफिनेशन सुन ली सबकी ध्यान से? हाँ, उनकी बात करेंगे। बोला गया कि वो मिसयूज भी हो रहा है, तभी बोला ना कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हमें कट करना पड़ेगा। यही रीजन था उसका। एक मूवी भी आई थी, आई थिंक सुष्मिता सेन की आई थी, हाँ, तो उसमें भी दिखाया गया था ना ये कि ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये नहीं है इस कम्युनिटी में से, कि तू तो मेल है किस लिए कन्वर्ट हुआ है, तो उसने बोला अनएम्प्लॉयमेंट मेन रीजन, घर पे परिवार है तो कमाना पड़ेगा, तो वो मिसयूज भी है। अच्छा ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, पहले एक्ट सुन लो ध्यान से, ठीक है। नैरोअर डेफिनेशन का मतलब है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ ही डील करेंगे। ये 3 कीवर्ड्स आगे यहाँ पे। नेम चेंज प्रोविजन, अब फर्स्ट नेम जो होगा वो तो आप चेंज करवा ही सकते हो डॉक्यूमेंट के अंदर, पर तभी जब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को वो मीटअप करेगा। अब स्टैट्यूटरी मतलब लॉ क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलती है, वो आगे देखते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेशन, मैंडेटरी मेडिकल बोर्ड रिकमेंडेशन। अब बोला गया, आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहले जा रहे थे, वो आपको क्या दे रहे थे, आइडेंटिटी ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। एंड अब क्या बोला गया कि एक नया प्रोविजन एडिड है, दैट इज मेडिकल बोर्ड रिकमेंडेशन। पहले उनकी रिकमेंडेशन जाएगी, वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। सी ऑफ आई होगा, मैंने उल्टा बोला होगा कहीं पे तो ध्यान रख लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद डेफिनेशन में क्या क्या चीजें चेंज करी गई, एक तो बोला कि सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज को ही इंक्लूड करा जाएगा, हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोगता एक्सेट्रा। और जो पर्सन है इंटरसेक्स वेरिएशन के साथ, देखा ना इंटरसेक्स में लिखा था कि क्रोमोसोम में भी वेरिएशन है, एक्स एक्स वाई आ गया था, एक्सओ आ गया था, इनके क्रोमोसोम्स में वेरिएशन है। वो जो बायोलॉजिकली आप बोलते हो ना कि उसमें तो कुछ चेंज नहीं है, आप ऐसे आइडेंटिफाई करे जा रहे हो खुद, पर इंटरसेक्स की कैटेगरी में बोला कि क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंजेस है। और जो कंजेनिटल बायोलॉजिकल ट्रेट के साथ सफर कर रहे हैं, शायद हार्मोन एक्टिवेट डीएक्टिवेट, मेल है पर जो एस्ट्रोजन वाला हार्मोन है वो ज्यादा एलिवेटेड है, तो उन कैटेगरीज को यहाँ पे डिजिग्नेशन प्रोवाइड करी जाएगी, वो इंक्लूडेड है। पर इसमें एक सेगमेंट एक्सक्लूड कर दिया, ऐसे पीपल जो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बोल रहे हैं। जब मेडिकल बोर्ड ने पूरा रिव्यू करा तो एज सच क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस नहीं दिखे, एज सच हार्मोन्स के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं दिखे, पर हाँ वो जेंडर आइडेंटिटी अपने हिसाब से परसीव कर रहे हैं अपनी, ये वाले एक्सक्लूड करे गए बिल के अंदर। अभी ये लॉ नहीं है, 2026 के बिल की बात हो रही है। और इंडिविजुअल बेस्ड ओनली ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी क्लेम, जो सिर्फ बस सेक्सुअल ओरिएंटेशन की मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, वो इसमें एक्सक्लूड करे गए। एंड जेंडर आइडेंटिटी क्लेम, जेंडर आइडेंटिटी मतलब सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस बायोलॉजिकली अगर उसको देखें, क्रोमोसोम वगैरह एक्स एक्स होने चाहिए थे एक्स एक्स ही है, एक्स वाई होने चाहिए थे एक्स वाई ही है, पर वो बोल रहे हैं कि फीमेल है मैं अट्रैक्टेड टूवर्ड फीमेल, या नॉन मैन जो भी वर्ड्स आपने देखे, या फिर मेल बोल रहा है कि अट्रैक्टेड टूवर्ड मेल ओनली, तो उनको यहाँ पे एक्सक्लूड करा है, जो 2026 के बिल के अंदर इंक्लूड करा। अब ये जब डेफिनेशन आई ये नैरो कर दी, नैरो मतलब अब सारी कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है जो आप पहले पढ़ रहे थे 2019 के एक्ट में जो आया था। अब इसमें मेडिकल बोर्ड का इंटरप्शन और दूसरा क्या बोला गया, ये सारी जो कैटेगरी है ये एक्सक्लूडेड होंगी। पर जब आपने डेफिनेशन पढ़ी पीछे LGBTQIA+ का, तो उसमें तो इंटरसेक्स ही निकल के आया जो कहीं ना कहीं वेरिएशन डालेगा। बाकी के केस में तो आपने देखा कोई बायोलॉजिकल ट्रेट में चेंजेस ही नहीं है, तो वो सारे यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे। लग गया पता अब डेफिनेशन को क्यों नैरो बोला
और जो 19 में एक्ट आया था वो कॉम्प्रिहेंसिव क्यों था, उसमें ये सारे इंक्लूडेड थे। अब यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड वो दोनों टर्म्स ऐड ऑन कर दी गई है। मेडिकल सर्टिफिकेशन 19 के एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं था प्रोविजन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का था डायरेक्टली, जो भी पर्सन है उसने अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी अटेन कर लेगा, पर इस केस में नहीं आएगा। इंक्रीज्ड ओवरसाइट, अब बोला गया कि हायर लेवल ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहेगी। रीजन भी क्या बताया उसका कि मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो बाकी नेशनल काउंसिल है ट्रांसजेंडर पर्संस की, जो भी मिनिमम डायरेक्टर रैंक के होंगे वो पूरी अपनी आईसाइट वहां पे रखेंगे कि कैसे ये एक्ट वर्क करेगी। और न्यू क्रिमिनल कैटेगरी, अब देखो मिसयूज यहाँ पे भी हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, पर इनके अगेंस्ट भी एट्रोसिटी होती है, कहीं को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में कुछ पनिशमेंट्स के प्रोविजन भी ऐड करे हैं, पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग एडल्ट, मतलब इस कम्युनिटी में ऐड ऑन करने के लिए उसके साथ एट्रोसिटी क्रिएट करी गई। तो अगर कोई भी एडल्ट को किडनैप करता है तो उस केस में मिनिमम 10 ईयर्स की रिगरस इम्प्रीजनमेंट, और वो एक्सटेंड कर सकती है अप टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट, मतलब पूरी जिंदगी के लिए वो जेल में रखा जा सकता है, या रिगरस इम्प्रीजनमेंट का मतलब है पनिशमेंट भी मिलती रहेगी बीच बीच में। इसके बाद किडनैपिंग चाइल्ड, अगर बच्चे को पकड़ लिया था तो लाइफ इम्प्रीजनमेंट। अब देखो बच्चों को उठाते हैं, आपने सुना होगा, ये दोनों को ही दे दिया पनिशमेंट, अगर मेन स्ट्रीम से कोई आ रहा है या कम्युनिटी में से आ रहा है तो उनको पनिशमेंट यहाँ पे ऐड ऑन कर दी गई है। अगर बच्चे को किडनैप करा गया, लाइफ इम्प्रीजनमेंट प्लस 5 लाख तक का फाइन पे करना पड़ सकता है। और अगर एडल्ट को फोर्स किया जाए कि आपने बैगिंग करनी है या बंधुआ मजदूरी, जिसे बॉन्डेड लेबर भी बोलते हो, तो उस केस में 5 से 10 साल का रिगरस इम्प्रीजनमेंट हो सकता है। उसके बाद सेम ऑफेंस अगर बच्चों के अगेंस्ट, मतलब बच्चे को किस में लगा दिया, बैगिंग में लगा दिया या बॉन्डेड लेबर में लगा दिया, तो उस केस में 10 से 14 साल का रिगरस इम्प्रीजनमेंट हो सकता है। ठीक, तो ये पनिशमेंट के जो लेबल्स हैं वो भी इंक्रीज कर दिए गए हैं इस बिल के अंदर। वैसे ही अब आता है कि क्या क्या फियर्स हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026 में इंक्लूड करेंगे, जो एक्टिविस्ट को लग रहा है कि ये तो मतलब एक तरह से सारा कुछ ही इन्होंने चेंज कर दिया जो लीगल फ्रेमवर्क था। नंबर 1 तो वही जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन में से एक्सक्लूजन कर दी गई, सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 2 ऑफ 2019 का एक्ट, क्योंकि लॉ तो 2019 वाला था, तो अभी सी बात है उसी की डेफिनेशन में से कुछ कटपट करी जाएगी, तो वो सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 2 का है। ये बोलता है कि जो नालसा का वर्डिक्ट आया था, वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस, उसके कोर प्रिंसिपल को ही आपने एलिमिनेट कर दिया। वहां पे क्या बोला था कि जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, वो कोर पार्ट है पर्सनल आइडेंटिटी का। बोला था ना ये डिग्निटी का पार्ट है, पर्सनल ऑटोनॉमी का पार्ट है, तो आपने तो वो बेस ही यहाँ से डिलीट कर दिया। नंबर 1 जो यहाँ से फियर इमर्ज होता हुआ दिखा। पहले अब आप बोल रहे हो कि मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा तभी जाके ये प्रोसेस होएगी, तो बोला गया कि ये जो कोर डिमांड थी हमारी पहले, वो एलिमिनेट हो चुकी है। नंबर 2 क्लिनिकल गेट कीपिंग, पहले ये वाला प्रोविजन नहीं था, अगर 2019 का एक्ट देखोगे। अब बोला कि आपको पूरी मेडिकल कंडीशन वहां पे चेक करवानी पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं वो जो रूटेड डीप रूटेड ट्रांसफोबिया है। ट्रांसफोबिया क्या होता है, कम्युनिटी का फोबिया रहेगा, फियर रहेगा फ्रॉम द कम्युनिटी, जो मेन स्ट्रीम रहेगी। तो बोला गया कि हमारे लिए तो ये फिर से ह्यूमिलेटिंग हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले हम अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, एक्सेप्ट कर पा रहे थे ओपनली, बिना किसी के डर के कि सोसाइटी हमें क्या बोलेगी, पर बोला ये फियर तो दोबारा से स्पार्क करेगा जब हम सेल्फ आइडेंटिफाई खुद को नहीं कर पाएंगे। एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी नहीं है, आपने इतनी सारी कम्युनिटी के अंदर पढ़ा, और उसके आगे भी प्लस लगाए कि ये चेन लॉन्ग लास्टिंग है। तो बोला गया कि वो जो फ्लूइडिटी थी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी इस एक्ट के अंदर, वो आपने यहाँ पे पूरी तरह से रोक दी है। आपने कुछ सेगमेंट को इंक्लूड कर लिया, जैसे सोशियो कल्चरल जो टर्मिनोलॉजीज है उनको इंक्लूड करा, पर कईयों को एक्सक्लूड कर दिया जो सिर्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चल रहे थे, रादर देन बायोलॉजिकल ट्रेट्स में कोई वेरिएशन नहीं थे, वो तो एक्सक्लूड हो चुके हैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो बोला गया कि हमें तो हमारे राइट दोबारा से ऑप्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद थ्रेट टू दोज आउटसाइड, जो सोशियो कल्चरल ग्रुप्स, पीछे लिखा ना किन्नर हो गए, हिजराज हो गए, जोगत हो गए, वो सारे इंक्लूडेड हैं, पर बाकी के जो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं उनके साथ तो दोबारा से ऑपरेसिव एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो ये ट्रांस पर्सन को दोबारा से कहीं ना कहीं जो लेजिटिमेसी मिल रही थी वो डी लेजिटिमेसी की तरफ धकेल रहे हैं। उसके बाद रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस एंड स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट, बोला गया जब 2019 का एक्ट आया था कि ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसमें था कि 32,424 इतने ट्रांसजेंडर्स को जो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी है वो प्रोवाइड कर दिए गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू। अब बोला गया, ये भी नहीं बताया, डेफिनेशन आपने चेंज कर दी कि ये वाले जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है अपनी आइडेंटिटी के साथ, क्या उनको दोबारा से मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से वही सेम प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और दोबारा से उनको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो ये वेग रह गया है, तो ये बिल के ही अंदर अपडेशन होनी चाहिए थी, इसके बारे में कुछ नहीं मेंशन करा है। फिर कंसर्न ओवर फोर्स्ड आइडेंटिटी क्लॉज,
या आगे जो अल्यूरमेंट करी जाती है या परसुएड कर दिया जाता है किसको कि इसी में कन्वर्ट हो जाइए, सर्जरी करवा लीजिए, तो यहाँ पे बोला गया कि वो सेल्फ आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करने दिया जा रहा, रादर देन आप चीजों को फोर्सफुली हमारे ऊपर इम्पोज करने की ट्राई कर रहे हो। इसके बाद ये आ गई 2019 की। 2019 का जो एक्ट आया था, अब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में आया, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी एक लॉ लेके आओ पर्टिकुलर, तो लॉ क्या लेके आए थे, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। इसमें जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अंदर गाइडलाइंस आई थी उन्हीं को इम्पोज करा गया था। आगे ना याद, नालसा में क्या बोला था, सेल्फ आइडेंटिटी की बात करी थी, अफर्मेटिव एक्शन लिए जाए यूनियन और स्टेट के थ्रू, वो सारी चीजें अब कहाँ पे ऐड कर दी गई थी 2019 के अंदर। अब इसमें डेफिनेशन जो दी थी ट्रांसजेंडर की, तो इसमें बोला गया कि अगर जेंडर आइडेंटिटी मैच भी नहीं करती है बर्थ के बेसिस पे, बाद में पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी में हम लाए करते हैं, आप बोल सकते हो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जो एक मेच्योरिटी पे आपको आती है। तभी कीवर्ड क्या यूज करा, ट्रांसजेंडर। LGBT किसी भी कैटेगरी में आप जाते हो तो वो आपको एक मेच्योरिटी लेवल पे ही पता लगेगा कि मैं इस जेंडर से बिलोंग करता हूँ। इसके बाद ट्रांसमेन, ट्रांस वीमेन, इंटरसेक्स पर्सन, सारे इसमें इंक्लूडेड थे, इंक्लूडिंग जो सोशियो कल्चरल जैसे किन्नर आगे, हिजरा आगे, वो पहले भी इंक्लूडेड थे, अभी भी इंक्लूडेड है, और 26 वाले अमेंडमेंट भी इंक्लूडेड है, पर इसके बियॉन्ड जो आएंगे उनको इंक्लूड नहीं करा गया, जो एक्सक्लूड वाली कैटेगरी में आपने देखे। और सेंसस 2011 के हिसाब से अराउंड 4.88 लाख इतनी पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर्स की ही है, और वो भी इंपॉर्टेंट स्टेट यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये टॉप में है, टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पे ये पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। एंड राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, पहले राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी दी गई थी, और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी डायरेक्टली कहां से मिल रहा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। 26 में क्या चेंज हुआ, मेडिकल बोर्ड की एडिशन करी गई है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पीछे बोला ना कि आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 सारे कुछ कहीं ना कहीं उनके वायलेट हो रहे थे, तो वो भी प्रोवाइड करने की ट्राई करी गई सारी फील्ड में, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर हो, या पब्लिक फैसिलिटीज हो। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, गवर्नमेंट को कोई भी जब कोई पॉलिसी बनती है, वेलफेयर पॉलिसी बनती है, तो कैसे ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करना है। जैसे एक स्कीम का नाम बता दो, स्माइल, वेरी गुड, ये पेपर में भी आ गया था आपके। तो देखो वहां पे ट्रांसजेंडर की बात करी थी और जो बैगिंग में इन्वॉल्व थे वो दोनों के लिए थी। तो बोला गया कि जब भी सरकार क्या करेगी, वेलफेयर पॉलिसीज लेके आएगी, तो एक बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा जो सिर्फ किसके हित में बात करे, ट्रांसजेंडर्स के हित में बात करे, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि कभी भी आप कोई स्कीम लेके आ रहे हो तो ट्रांसजेंडर्स को कैसे यहाँ पे बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है, उनको कैसे आप वेलफेयर स्कीम को प्रोवाइड कर सकते हो, और फिर इंप्लीमेंटेशन वगैरह के टाइम पे भी हेल्प करेगा। ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज अगर देखें तो पनिशमेंट दी गई है 6 महीने से 2 साल की, इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है, प्लस फाइन भी लगेगा अगर कोई भी इनको फोर्स लेबर की तरह इंपोज करवाने की ट्राई करता है। बाकी फोर्स लेबर भी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, इसमें दोनों कैटेगरीज करी ना, 23 में एडल्ट्स आ गए, 24 में बच्चे आ जाते हैं। इसके बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया है, ये अगेन राइट जो बिल में से इमरजेंस निकली हैं, जो एक्टिविस्ट वगैरह ने बोले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज है, दैट इज रिस्टोरिंग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जैसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था, दोबारा से इसको रिस्टोर करा जाए। उसके बाद विदाउट गेट कीपिंग, प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, आपने यहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड एड ऑन करा है उसको भी यहाँ से रिमूव करा जाए। उसके बाद होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सेस, अब यहाँ पे सर्जरीज की बात करी, सर्जरीज कंडक्ट करवाना चाहते हैं पर महंगी होती हैं, तो उसकी भी बेटर एक्सेसिबिलिटी हो कि अगर कोई बाइनरी कैटेगरी में आना चाहता है तो वो भी इजीली हो सके। एंड डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स इनके लिए भी हो, बाकी ये भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से डील करते हैं तो उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। एंड इसके बाद लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आती है 2021 की, जिन्होंने बोला कि अगर हम ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना करें तो ये अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे इनका तो लगभग 1.7% का रहेगा, तो एक जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एड ऑन करा गया है। इसके बाद कर्नाटका का एग्जांपल दिया इन्होंने, जैसे रिजर्वेशन का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था तो देखो बोला ना यूनियन या स्टेट लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे कर्नाटका का 1% जॉब रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रोवाइड करा जाएगा टू ट्रांसजेंडर। देन उसके बाद टाटा स्टील कॉर्पोरेशन डाइवर्सिटी, इन्होंने भी हायरिंग करी ट्रांसजेंडर्स की, तो प्राइवेट स्टेक होल्डर इवन गवर्नमेंट्स भी इनके लिए स्टेप ले रही है। सोशल अवेयरनेस एंड कल्चरल चेंज, यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, जेंडर की बात नहीं हो रही है, तो वो जो आर्टिकल 14, 15, 16 है ये भी डिजर्व करते हैं, 21 ये भी डिजर्व करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग। जेंडर आइडेंटिटी साइडलाइन है तो दोबारा से इनके साथ कहीं ना कहीं वही डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है जब आप ये बिल को दोबारा से एक्ट में कन्वर्ट करोगे, जो 26 के अंदर चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कल्चरल एडवोकेसी करी जा सके, तो जैसे कुवगम
फेस्टिवल है तमिलनाडु का, यहाँ पे इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्पोर्ट्स, तो इनमें सभी को इंक्लूड करा जाता है। वैसे मणिपुर का या ऑल स्पोर्ट्स है जहाँ पे ऑल ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम्स हैं बनाई गई हैं जो ट्रांसजेंडर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। नाउ ऑपोजिशन ने क्या क्या बोला कि रिग्रेसिव है जो आपने ये बिल पास करा है। नंबर 2, स्टैंडिंग कमेटी को ये दिया जाए, पर सरकार ने बोला कि ऑलरेडी 1 साल तक ये स्टैंडिंग कमेटी के पास था। स्टैंडिंग कमेटी जिसका टेन्योर कितने टाइम के लिए रहता है, 1 साल का एक प्रोविजनल पीरियड होता है ना, एडहॉक कमेटी होती है तो उसका वेरी करता, तो 1 साल के लिए ऑलरेडी दे रखा था और कोई मेजर न्यू अमेंडमेंट नहीं है एज पर द जो गवर्नमेंट ने इसको बोला। इसके अलावा आइडेंटिटी राइट्स वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने अमेंडमेंट करी है और उसको अनचेंज ही रखा है, जो पहले दिए जा रहे थे बेनिफिट्स वही रहेंगे। बस क्या किया गया है वो डेफिनेशन में चेंजेस और गेट कीपिंग का काम मेडिकल बोर्ड करेगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। अच्छा, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आई है ना, कोई प्राइवेट मेंबर ने बोली है, कोई एमपी ने बोली है, कोई रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा है, रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से वो बोल रहा है जो इसको सपोर्ट कर रहा है और जो अपोज कर रहा है वो ऑपोजिशन है, प्राइवेट मेंबर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। आगे मैंने एक जगह पे लिखा है पर वो याद मत करना आप। ये वीरेंद्र कुमार ने बोला, जिन्होंने इस बिल को पूरा रिप्रेजेंट किया, आगे इंडियन पॉलिटिशियन है, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। बस इन्होंने बताया कि 3 आवर की डिस्कशन ऑलरेडी हुई इस बिल के ऊपर, तभी जाके ये पास हुआ है। आफ्टर दैट ऑपोजिशन ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट करे, तो नंबर 1 तो वायलेशन ऑफ राइट एंड आइडेंटिटी, दोबारा से वही आइडेंटिटी क्राइसिस आपको इमर्ज होते हुए दिखेंगे और ये अटैक है ट्रांसजेंडर के राइट्स के ऊपर। जैसे ये स्टेटमेंट दी राहुल गांधी ने, मतलब ऑपोजिशन के नाम लिखे हुए हैं पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताया मैंने यहाँ से। नैरो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, इंक्लूड और एक्सक्लूड 2 कैटेगरीज बना दी गई, सोशियो कल्चरल टर्म्स को इंक्लूड करा गया, बाकी को एक्सक्लूड कर दिया गया कि जो सिर्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते थे। तो मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, आपने बहुत सारी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऐड ऑन करी है और एक्सक्लूजनरी है, जो पहले इंक्लूडेड थे उनको अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगेन इनकी वायलेट होती हुई दिखेगी। रिमूवल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वो जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नालसा 2014 वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था, वो तो आपने यहाँ पे नल एंड वॉइड ही कर दिया हुआ है। देन ये देखो, ये जैसे सुप्रिया सुले आ गई, तो ये तो किस कैटेगरी में काउंट होंगे, प्राइवेट मेंबर में काउंट हो जाएंगे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने बोला कि बिल की अर्जेंसी है बहुत ज्यादा और कोई भी वाइड कंसल्टेशन किसी स्टेक होल्डर से नहीं ली गई। जैसे काउंसिल बनी थी प्रॉपर्ली ट्रांसजेंडर्स के लिए, कोई उनकी एडवाइस नहीं ली गई, जो कि बोला गया था कि एड एंड एडवाइस का काम करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्स रहा, तो इन्होंने बोला कि हम खुद चाहते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन को सिक्योर करा जा सके और जो सोशल एक्सक्लूजन होती है उनको मतलब कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है कम्युनिटी के थ्रू, तो उनको भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। एंड लीगल राइट, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी हम भी चाहते हैं उनको प्रोवाइड हो, और इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है इवन फास्टर देन द वेस्टर्न नेशन। ये लाइन बस ऐसे ही जबरदस्ती ऐड करने वाली बात होती है। तब तो फिर उन्होंने 90s में करना ये शुरू कर दिया था, तब तो हम और ज्यादा लेट होने वाले हैं अगर वेस्टर्न नेशंस के साथ कंपेयर करना है। बढ़िया है, पर इसको आप ग्रोथ के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, फिर तो वो जो जीडीपी में 1.7% कंट्रीब्यूशन होना था वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एनीवेज, और जो कोर इशू है इस टाइम पे वो किसके साथ डील कर रहे हैं, एक तो राइट बेस्ड अप्रोच कि दोबारा से वही डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होगी, एंड दूसरी तरफ वेलफेयर एंड रेगुलेशन अप्रोच, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम खुद चाहते हैं इनका वेलफेयर हो। और इंडिया के अंदर फॉर नाउ सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं करा गया है। हाँ, सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो चला था 2023 का केस, और 25 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन शो करी थी, पर पार्लियामेंट को दे दिया था ये काम कि लॉ मेकर्स आप हैं, आप इसके ऊपर कोई लॉ लेके आओ। आफ्टर दैट ग्लोबली अगर देखें तो सेम सेक्स मैरिजेस कई कंट्रीज में लीगल भी हैं, जैसे कनाडा, यूएस, नीदरलैंड, स्पेन एटसेट्रा, और कहीं कहीं पे इलीगल भी हैं, पर इंडिया के अंदर है नहीं। इलीगल लीगल का बात नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज को आप अलाउ कर रहे हो तो इलीगल भी वर्ड यूज नहीं कर सकते, लीगलाइज नहीं है, यूं बोल सकते हो।